तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। पहले तो चैप्टर का मतलब समझो, फिर मैं बताता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, आखिर इकोनॉमिक्स क्या है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स सीधा समझो आप, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये चीज़ पढ़ना है। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स का क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस तो समझते हो ना, इंपॉर्टेंस, कि व्हाई इज स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में क्यों जरूरी है। हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में माइक्रो मैक्रो तो यार पढ़ते ही पढ़ते हैं, बट स्टैटिस्टिक्स को भी हमने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में क्यों रखा, ये भी हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। यानी स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्या फीचर्स हैं, कैसा नेचर है, क्या स्कोप है, क्या लिमिटेशंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब कुछ इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना है हमें। बात समझ गए। बट इस वीडियो के अंदर मैं इस चैप्टर की टोटल 3 वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे, एक तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा 3 मैं आपसे और फेजेस भी बात करूँगा, ठीक है। तो चलो, समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि आखिर ये इकोनॉमिक्स क्या होती है, क्योंकि मेन तो हमारा यही है कि आप सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और कोई आपसे पूछ ले कि भाई इकोनॉमिक्स आखिर क्या है। तो देखो, ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स साइंस होती है। साइंस तो समझते हो क्या होती है, साइंस का मतलब वो सारे सर्टेन प्रिंसिपल्स, वो सारी चीज़ें जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होती हैं। खैर, इसके बारे में हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना आप लोग याद रखो कि इकोनॉमिक्स भी एक साइंस होती है। बट इकोनॉमिक्स कौन सी साइंस होती है, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी हम लोग कैसे बिहेव करते हैं, हम लोग का जो बिहेवियर बताता है वो इकोनॉमिक्स कहलाती है। अब हमारा बिहेवियर कैसा होता है वो सुनो। आप मार्केट गए आलू खरीदने के लिए, प्राइसेस सपोज करो पहले की अपेक्षा ज़्यादा थी, आप आलू कम खरीदोगे या ज़्यादा खरीदोगे। प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो आप आलू कम खरीदोगे। अब पता चला आप अगले दिन फिर गए मार्केट आलू खरीदने के लिए, पता चला आलू की प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गई। आप क्या करोगे, अब आप आलू ज़्यादा खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आलू के फिर आप समोसे भी बनाओगे, पराठे भी बनाओगे, सब्जी तो बनानी है, चिप्स भी बना डालोगे। क्यों? क्योंकि आलू सस्ते हैं। अब देखो, प्राइस कम थी आपने ज़्यादा खरीद लिए, प्राइस ज़्यादा थी आपने कम खरीदा। यही तो आपका ह्यूमन बिहेवियर है। मैंने ये बताया कंज्यूमर का बिहेवियर, ऐसे ही प्रोड्यूसर होता है, प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है ज़्यादा बेचता है, प्रॉफिट कम मिलता है कम बेचता है। ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, किस चीज़ की, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दैट कंसर्न विद द, अब किससे कंसर्न करता है वो समझो, दैट कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन्स। आपको एलोकेट करना है, क्या एलोकेट करना है, स्केर्स मीन्स। तो पहले तो मैं आपको स्केर्स मीन्स का मतलब बता दूं। स्केर्स मीन्स का मतलब होता है लिमिटेड, स्केर्स का मतलब लिमिटेड, मीन्स का मतलब रिसोर्सेज। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को आपको एलोकेट करना है। मैं यहाँ पर ज़्यादा इकोनॉमिक्स की नहीं, मैं नॉर्मल वर्ड की बात करता हूँ। सपोज करो हम अपने इनकम की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं। रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, पैसे हमारे लिए। ये बताओ, पैसे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं या अनलिमिटेड हैं? आप कहोगे सर लिमिटेड ही है यार, पैसे कहाँ से अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो पैसे जब हमारे पास लिमिटेड हैं तो आपको इनको ऐसी जगह एलोकेट करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाए। कैसे एलोकेट करना है, सपोज करो मैंने आपको 100 रुपये दिए, तो 100 रुपये आप में से आप कितने रुपए खाने पीने पे खर्च करोगे, कितने रुपए की कॉपी किताब लोगे, कितने रुपए के पेन पेंसिल लोगे। यही तो है 100 रुपये का एलोकेशन। तो अगेन फिर से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कितनी पढ़ी हमने, 2 लाइन पढ़ी सिर्फ अभी तक। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केयर मीन्स, ठीक है, इन सच अ मैनर। अब रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करोगे वो भी समझो। 3 लोग होते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम इकोनॉमिक्स के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ह्यूमन बींग्स को। किस किस में, या तो एक कंज्यूमर होगा इकोनॉमी के अंदर, या एक प्रोड्यूसर होगा, या फिर एक सोसाइटी होगी। कंज्यूमर को क्या चाहिए, सेटिस्फैक्शन। हम गुड्स क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है। प्रोड्यूसर कोई गुड्स क्यों बनाता है, क्यों बेचता है, क्योंकि उसे प्रॉफिट कमाना है। सोसाइटी को क्या चाहिए, सोसाइटी को चाहिए सिर्फ सोशल वेलफेयर, कि भाई सोसाइटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। हो गई डेफिनेशन कंप्लीट, याद हो जाएगी। सुनो, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केयर मीन्स। उसके बाद इन सच अ मैनर कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज
their satisfaction. Producer can maximize their profit. Society can maximize its social welfare. देख लो डेफिनेशन, जल्दी से रीड कर लो. Economics is a science of human behavior concerned with the allocation of scarce means in such a manner that consumer can maximize satisfaction, producer can maximize their profit and society can maximize their social welfare. इतनी बात शायद अब आपको समझ में आ गई होगी. अब देखो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है. जैसे कंज्यूमर कौन होता है, कंजम्पशन क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या है. चलो एक एक से बात ही कर लेते हैं हम लोग. सबसे पहले कंज्यूमर. कंज्यूमर एक पर्सन होता है, कंज्यूमर एक इंसान होता है. तो एक कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम, जो क्या करता है, कंज्यूम करता है किसको, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर सेटिस्फैक्शन. हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, तो हम एक कंज्यूमर हैं. तो कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर सेटिस्फैक्शन. अब बात करते हैं प्रोड्यूसर की. यार कंज्यूमर के बारे में बात की तो कंज्यूमर इज वन, प्रोड्यूसर भी कौन है, प्रोड्यूसर इज वन. प्रोड्यूसर भी तो एक इंसान है. तो प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूसेस, या तो वो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है, और सेल्स, या वो बेचता है, या तो बनाएगा या फिर दूसरे से खरीद के लेके आके बेचेगा. तो कंज्यूमर इज वन हु प्रोड्यूसेस और सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर इनकम. तो वो इनकम कमाने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए ही गुड्स एंड सर्विसेज को बेचता है. तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर, दो डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए. कंज्यूमर इज वन, प्रोड्यूसर इज वन. कंज्यूमर इज वन who consumes goods and services for their satisfaction. Producer is one who produces or sells goods and services for their income. चलो कंज्यूमर प्रोड्यूसर दो तो हो गए. बात कर लेते हैं कंजम्पशन की और प्रोडक्शन की. कंजम्पशन का मतलब एक प्रोसेस, प्रोडक्शन का मतलब एक प्रोसेस. किस चीज़ की प्रोसेस है वो सुनो. गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज से क्या मिलता है, हमें सेटिस्फैक्शन. हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज से क्या मिलता है, हमें सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन को यहाँ पर हम यूटिलिटी भी बोल सकते हैं. तो देखो कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी. आप यूटिलिटी को यूज कर रहे हो, आप सेटिस्फैक्शन को यूज कर रहे हो. आप किस चीज के सेटिस्फैक्शन को यूज कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज. यानी गुड्स एंड सर्विसेज से जो भी चीज आपको मिल रही है वो आपकी यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहलाती है. तो कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन एक वो प्रोसेस है जिसके द्वारा आप गुड्स एंड सर्विसेज की यूटिलिटी को यूज कर रहे हो. तो देखो कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स. हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनसे डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. आगे देख लो, यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मीन्स इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. इनहेरेंट कैपेसिटी का मतलब एक हम लोगों का ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर होता है. हर इंसान को कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत पड़ती ही पड़ती है. इसलिए हम बोलते हैं इनहेरेंट कैपेसिटी, यानी हमारी अंतर्निहित कैपेसिटी हम बोल सकते हैं. यानी जो हमारी अंदर जो छिपी हुई रहती है, कि देखो हर एक इंसान की ये कैपेसिटी होती ही है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा ही खरीदेगा. कितना ही गरीब क्यों ना हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज तो करता ही करता है. तो यूटिलिटी वैल्यू क्या होती है, यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मीन्स इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. तो कंजम्पशन तो समझ गए. अब प्रोडक्शन क्या है, मैंने क्या कहा था, कंजम्पशन और प्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है. तो प्रोडक्शन भी एक प्रोसेस होती है. किस चीज़ की, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने की. तो देखो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स. तो रॉ मटेरियल को आप यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर दो, ये प्रोसेस आपकी कहलाती है प्रोडक्शन. थिंग्स बिकम्स यूजफुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन प्रोसेस में ही इनमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी ऐड होती है आपकी. तो अब चार डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए आपको. कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, एक पर्सन होता है, एक वन, यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूसेस तो आएगा एक प्रोड्यूसर, और हु कंज्यूम्स तो आएगा एक कंज्यूमर. ठीक, बाकी मैंने आपसे बात की कंजम्पशन की और प्रोडक्शन की. तो कंजम्पशन और प्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है. तो कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स. प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स. चलो इसके बाद फिर अगेन मैं आपसे दो छोटे छोटे टॉप पॉइंट्स की बात करता हूँ. एक है हमारे पास सेविंग्स, एक है इन्वेस्टमेंट. सेविंग्स का मतलब, सेविंग्स तो समझते हो यार आप लोग. देखो इनकम मेरे पास, सपोज करो मैंने महीने में 5,000 रुपये कमाया. अब 5,000 रुपये ऐसा तो नहीं है पूरे के पूरे खर्च कर दूँ, कुछ तो फ्यूचर के लिए बचा के चलूँगा. सपोज करो खर्च कर दिए 4,000 रुपये, कितने बचे 1,000 रुपये. 1,000 मेरी क्या है, सेविंग्स. तो इनकम का वो पार्ट जो हम कंज्यूम नहीं करते, जो हमने बचा के रखा है, दैट इज सेविंग. तो देखो
सेविंग इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम, इट इज़ एन एक्ट ऑफ एब्सिस्टेंस फ्रॉम कंजम्पशन। तो कंजम्पशन से जो भी हमारे पास बच जाता है वो हमारी सेविंग कहलाती है। बाकी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो, जो 1,000 रुपये मेरे पास बचे थे ना, मैंने उससे क्या किया, एक कंपनी के शेयर खरीद लिए, मैंने कंपनी में पैसे लगा दिए। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्यों है? क्योंकि जो मैंने 1,000 रुपये लगाए हैं ना कंपनी में, वहाँ से मेरे पास इनकम जनरेट होगी। अब कंपनी का प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट तो मुझे मिलेगा ना। मैंने सपोज करो कंपनी छोड़ो, मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दिए, बैंक में एफडी करवाओगे, फिक्स डिपॉजिट करवाओगे, इंटरेस्ट तो मिलेगा ना। तो जब भी हमें अपनी सेविंग्स से इनकम जनरेट होने लगे तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाती है, यानी इन्वेस्टमेंट में हमारी कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं, इट इज़ एन एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर। यहाँ पर हम सिर्फ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ हम सेविंग वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो हम प्रोड्यूसर के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? मशीन वगैरह खरीदता है तो उसका इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि मशीन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, बेचेगा तो फायदा कमाएगा। तो एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ सच एसेट्स विच हेल्प टू जनरेट इनकम। तो ये प्रोड्यूसर का वो एक्सपेंडिचर होता है जो वो उन एसेट्स पर करता है जिनसे उसे इनकम जनरेट होती है। तो फिर अगेन फिर छोटी छोटी बातों पर आते हैं हम लोग, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे आप बिजनेस स्टडीज़ अगर आपने पढ़ी है तो वहाँ दो प्रकार की एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज़ जो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वो जो एक्टिविटीज़ जो आप इनकम जनरेशन के लिए या जो आप पैसा कमाने के लिए करते हो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक्स में हम हमेशा मनी की ही बात नहीं करते हैं, मनी की जगह यहाँ पर हम शब्द इस्तेमाल करते हैं स्केर्स रिसोर्सेज, यानी वो सारे रिसोर्सेज जो हमारे पास बहुत कम मात्रा में मौजूद हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ स्केयर मीन्स, यानी हम लोग स्केयर मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा खर्च हो रहा है या पैसा आ रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। मीन्स आर ऑलवेज स्केर्स, रिसोर्सेज हमेशा कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। इन रिलेशन टू अवर वांट्स, हमारी इच्छाओं के हिसाब से रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, ये बात आप जानते हो। एग्जाम्पल के तौर पे यार पहले तो मैं कुछ भी नहीं कमाता था तो नॉर्मल ऐसे ही 200-400 रुपये में गुजारा चल जाता था। अब मैं महीने के 5,000 कमाने लगा, क्या हुआ? मेरी डिमांड बढ़ने लगी, भाई अब मैं बढ़िया सी शर्ट पहनूंगा, खाऊंगा पीऊंगा अच्छा सा। तो 5,000 कमाता था ना, 4,000 खर्च होने लगे। इनकम फिर बढ़ी, फिर मैं महीने के 10,000 कमाने लगा। अब मेरा रहन सहन थोड़ा सा और अच्छा हुआ, मैंने क्या किया 10,000 में से 8,000 खर्च करने लगा। तो आपकी इनकम जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी आप उतने ज़्यादा खर्चे भी बढ़ाते जाओगे। हम कह सकते हैं हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी समाप्त नहीं होती। सेम यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि रिसोर्सेज तो वैसे ही लिमिटेड रहते हैं बट हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी समाप्त नहीं होती, ठीक है। फिर आ जाओ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है, आपसे 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि आखिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। इकोनॉमिक यानी पूरे इकोनॉमी, और प्रॉब्लम का मतलब ये एक समस्या है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है ज़रा ध्यानपूर्वक समझना। अभी तक हमने जो भी बात की वो बात की स्केयर मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक। यहाँ पर भी यही समस्या है। समस्या क्या है पहले तो हिंदी में ज़रा अच्छे से समझ लेना, ठीक है। रिसोर्सेज कैसे? लिमिटेड। मैं एक काम करता हूँ आपसे, पैसों की तो बात कर चुका हूँ है ना एग्जाम्पल में, इस बार मैं बात करता हूँ आपसे डीजल की। डीजल की सिर्फ, मैं ऐसा नहीं क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ डीजल की बात कर रहा हूँ मैं। डीजल तो जानते हो ना, कार वगैरह चलती हैं जिससे, तो डीजल की बात करते हैं। अब डीजल हमारे देश के पास कैसा है? लिमिटेड अनलिमिटेड। डीजल हमारे पास लिमिटेड है। अब ये बताओ इसका यूज़ कितना है? यूज़ समझते हो ना, कहाँ कहाँ उपयोग होता है? पहली चीज़ घरों में उपयोग होता है, दूसरी चीज़ कार वगैरह चलानी, ट्रक वगैरह चलानी यानी ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, तीसरी चीज़ रेलवेज़ में यूज़ होता है, चौथी चीज़ एरोप्लेन्स वगैरह में यूज़ होता है, पाँचवीं चीज़ शिप वगैरह चलती है ना वाटरवे, वहाँ पर भी यूज़ होता है, छठवीं चीज़ इंडस्ट्रीज चल रही है ना वहाँ पे भी यूज़ होता है। ओफो, तो डीजल तो यार लिमिटेड ही है बट इनका यूज़ कैसा है? यूज़ इनका अनलिमिटेड है, अल्टरनेटिव है। अब ये बताओ सरकार इस लिमिटेड डीजल को कहाँ कितना कितना लगाएगी? यही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाती है।
अब बात अगर समझ गए हो तो डेफिनेशन सुनो। तो इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सबसे पहली चीज़ तो ये क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब कि ये डीजल, इतना सा डीजल, इस डीजल को कितना यहाँ दो, कितना वहाँ दो, कितना कहाँ दो, यही आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि आपको चूज़ करना है कहाँ कितना आप एलोकेट करोगे। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दी प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग स्केयर रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूज। बाकी आप लोग भाई ये बात समझ गए कि ये प्रॉब्लम है कौन सी है, कि जो अल्टरनेटिव यूज हैं उनमें कितना कितना आप एलोकेट करोगे। एराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द इफेक्ट, और ये क्यों एराइज होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्योंकि रिसोर्सेज आर स्केयर्स एंड दीज हैव अल्टरनेटिव यूज। क्योंकि लिमिटेड तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है, बल्कि इनका यूज कैसा है, अल्टरनेटिव है, बहुत ज़्यादा यूज है इनका, इसलिए ये प्रॉब्लम एराइज होती है जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछें कि भैया व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हाउ इट इज अराइज, ये अराइज क्यों होती है, कैसे होती है, तो क्या होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रिलेटिंग टू एलोकेशन ऑफ स्केयर मीन्स इट इज अराइज बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर्स यानी लिमिटेड एंड लिमिटेड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। लिमिटेड यहाँ यूज नहीं किया करो, वर्ड यूज किया करो स्केयर्स, तो स्केयर्स रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इसके बाद आओ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं आपसे बात करता हूँ, 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपसे कई बार पूछ सकता है कि भाई कंजम्पशन को एक्सप्लेन करो, प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करो, डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करो। वैसे तो अगर आप बात करो डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन तो आप पढ़ ही चुके हो, बट फिर से मैं आपको एक बार और बताता हूँ। कंजम्पशन का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना। अब थोड़ा सा हम लोग कंज्यूमर का बिहेवियर देख लेते हैं। कंज्यूमर यानी हम सभी लोग। ये बताओ हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं लिमिटेड। अब इन लिमिटेड रिसोर्सेज को आप इस तरीके से खर्च करते हो, हम चलो अपनी इनकम की बात कर लेते हैं, हमारे पास पैसे लिमिटेड हैं, हम अपने पैसों को इस प्रकार से खर्च करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये प्रोसेस आपकी आती है कंजम्पशन प्रोसेस के अंदर। देख लो, थोड़ा सा एक काम करते हैं, रीड भी हम लोग कर लेते हैं। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर जब हम लोग कंजम्पशन की बात करते हैं तो देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मैंने क्या कहा, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। क्या होता है, पैसे तो हमारे पास लिमिटेड है, रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है, अगर प्राइसेस इंक्रीज होती है तो आप डिमांड क्या करोगे, कम कर दोगे, और प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड आप इंक्रीज कर देते हो, इसीलिए बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। देखो थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं। एज कंज्यूमर्स, आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, पीपल हैव लिमिटेड मीन्स, लोगों के पास लिमिटेड पैसा होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वाइल देयर वांट्स आर अनलिमिटेड, जबकि हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं। हाउ डू दे एलोकेट देयर गिवन मीन्स, तो हम अपनी गिवन मीन्स यानी गिवन रिसोर्सेज, गिवन इनकम को कैसे एलोकेट करेंगे यार, किसको कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे खर्च करेंगे, वो चीज़ यहाँ पर मेन समस्या है। ऑन दी परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सो दैट देयर सेटिस्फेक्शन इज मैक्सिमाइज, तो आपको इस प्रकार से खर्च करने कि उनको सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो दिस इज़ द स्टडी ऑफ कंजम्पशन और द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये आप अच्छे से लिख लो कि इसी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ कंजम्पशन या स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। बाकी व्हेन वी फॉर्मुलेटेड ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप, बाकी आपको सब बातें लिखी हुई हैं कि इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी में। चलो इसके बाद आ जाओ सेकंड पर, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है या तो खरीद के बेचा जाता है। तो या तो प्रोडक्शन या सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसके द्वारा किया जाता है, प्रोड्यूसर के द्वारा। तो देखो थोड़ा सा इसे भी हम लोग रीड कर लेते हैं। तो और ये इसलिए किया जाता है प्रोडक्शन, ताकि प्रोड्यूसर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। अच्छा, आपको ये पता है प्रॉफिट कब मिलता है, ये प्रॉफिट क्या होता है, जनरली हम लोग सेल्स प्राइस में से, सेल समझते हो ना, 120 रुपये की चीज़ बेच रहा हूँ मैं, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, कॉस्ट मेरी आई थी 100 रुपये, 120 में से 100 घटाओ, क्या आएगा 20 रुपये, हमारा क्या है, प्रॉफिट है। देखो यहाँ पर भी रीड कर लो थोड़ा सा, कुछ बातें हैं। प्रोड्यूसर्स हैव ऑल्सो हैव लिमिटेड मीन्स, प्रोड्यूसर के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि उसे भी लिमिटेड रिसोर्सेज में ही गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। तो हैव ए वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू चूजन फ्रॉम द फर्म एंड फैक्ट्रीज, तो फर्म और फैक्ट्रीज के चूज़ करने के लिए उनके पास भी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं। तो गिवन प्राइसेस ऑफ डिफरेंट इनपुट्स, हमें प्राइसेस भी मौजूद हैं, इनपुट्स, इनपुट्स का मतलब क्या चीज़ आप लगा के प्रोडक्शन करोगे, यहाँ रॉ मटेरियल की बात हो रही है। तो हाउ डू दे चूज सच कॉम्बिनेशंस, तो वो कॉम्बिनेशन को कैसे चूज़ करेंगे, कौन कौन से रॉ मटेरियल लगाएंगे। विच आर लीस्ट एक्सपेंसिव, जो कम से कम खर्चीले, रिसोर्सेज यानी आपके जो रॉ मटेरियल है वो कम से कम खर्चीले हो, सो दैट दे आर एबल टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम हो, क्योंकि कॉस्ट कम आएगी तभी आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो
ऑल्सो गिवन प्राइसेस ऑफ डिफरेंट गुड्स, हाउ दे चूज टू प्रोड्यूस दोज द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफर्स देम मैक्सिमम रेवेन्यू। तो आपको इस प्रकार से प्रोडक्शन करना है, उन गुड्स का प्रोडक्शन करना है जो प्रोड्यूसर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला दे रखा है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू को आप अभी सेल्स समझ सकते हो, तो सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर देते हो तो आपका प्रॉफिट आता है। तो प्रोड्यूसर को उन गुड्स का प्रोडक्शन करना है, ऐसे प्रोडक्शन करना है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। चलो बाकी बातें आप रीड कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ जरूर पढ़ लेना, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था ना कंजम्पशन की स्टडी ऑफ कंजम्पशन, तो उसे क्या बोलते हैं, या तो कंज्यूमर बिहेवियर या स्टडी ऑफ कंजम्पशन बोलते हैं, कंजम्पशन की स्टडी को। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको लिखा होगा बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसी को हम लोग प्रोडक्शन थ्योरी भी बोलते हैं। तो बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर और ग्रेट प्रोडक्शन डिसीजंस, और वी कॉल इट प्रोडक्शन थ्योरी। तो इसे ध्यान रखना, प्रोडक्शन की स्टडी को प्रोडक्शन थ्योरी बोलते हैं। इसके बाद एक लास्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वो है डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपने जो इनकम कमाई वो इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा समझना आप लोग, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है। देखो, प्रोड्यूसर के पास इनकम आई तो प्रोड्यूसर ने इनकम कैसे कमाई, पहले तो वो समझना आप लोग। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर 4 चीज़ों का जिक्र करता हूँ कि प्रोड्यूसर जो भी पैसा कमाता है वो इन 4 चीज़ों को लगा के कमाता है। किस किस को 4 चीज़ों को, एक तो लैंड, इन्हीं को हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, और चौथा एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर यानी मालिक, कैपिटल यानी पूंजी आपकी। ठीक है, तो लैंड जिससे भी आपने ज़मीन ली होगी, सपोज करो सोसाइटी से हमने ज़मीन किराए पे ली थी प्रोडक्शन करने के लिए, तो लैंड के ऊपर क्या पे करना पड़ता है, रेंट। लेबर को क्या पे करनी पड़ती है, वेजेस। कैपिटल के ऊपर सपोज करो बैंक से लोन लिया था हमने तो इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर यानी मालिक को क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो जो भी इनकम होती है, जो भी प्रोड्यूसर ने पैसा कमाया, वो इन 4 फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो किस किस फॉर्म में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की फॉर्म में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के ऊपर आपको रेंट पे करना पड़ेगा, लेबर को आपको वेजेस पे करनी पड़ेगी, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योर यानी मालिक को आपको प्रॉफिट पे करना पड़ेगा। देखो जल्दी से हम लोग रीड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ इनकम जनरेटेड इन दी प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी इनकम जनरेट हुई है इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दोज हु हैव वर्कड एज एजेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो वो कैसे वर्क करते हैं, जो लोग एजेंट ऑफ प्रोडक्शन वर्क करते हैं उनमें इनकम कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये जो एजेंट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, ये अभी जो मैंने बताया ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये वही होते हैं। देखो, हु आर एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन होते हैं, अब सुनो ये कौन होते हैं। दीज आर ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कौन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर, यानी कौन कौन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। बाकी इसके बाद आप रीड करोगे तो आपको यही बातें दे रखी हैं कि लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर आपको रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। एक बार जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आप रीड जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है, लिंक दे दिया, वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें अपने ओपिनियंस जरूर बताएं ताकि हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आ सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर चुके हो। तो थैंक यू।